कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए तपस्वी शिक्षा ऑफिशियल को और करे अपने स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त वृत्त क्या है? किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी के परितः निश्चित दूरी से परितः खींची गई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। किसी समतल में स्थित निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर उस बिंदु के चारों ओर खींची गई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जिस निश्चित दूरी को लेकर हम लोग वृत्त को खींचते हैं वह निश्चित दूरी क्या कहलाती है? इसकी त्रिज्या कहलाती है, यानी रेडियस, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं कि किसी वृत्त के परिधि पर यदि दो बिंदु इस प्रकार हो और उनको मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर गुजरती हो तो वह सीधी रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। ये पूरी रेखा यहाँ से यहाँ तक अगर केंद्र से होकर जा रही है तो क्या कहलाएगी? व्यास। और यहाँ अब मैंने बताया कि केंद्र से और वृत्त के परिधि के भी यहाँ से पूरा दूरी सेम टू सेम होगा, क्योंकि यहीं से लेकर निश्चित दूरी खींचा गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यहाँ पे कहीं भी आप रेखा खींच दीजिए, सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब कि ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। इस प्रकार आप कहेंगे कि व्यास बराबर क्या हो गया? 2r। व्यास बराबर क्या हो गया? 2r। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिज्या। वृत्त में क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से वृत्त के परिधि पर, केंद्र से वृत्त के परिधि पर, ये जो इसका सीमा है इसको परिधि कहा जाता है। केंद्र से वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि वृत्त के परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु अगर वह केंद्र से होकर जा रहा है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होकर जाती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। और आप देख लीजिए, दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास का निर्माण करती है। दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास का क्या करती है? निर्माण करती है। ये जो सीधी रेखा है वह केंद्र से होकर गुजरी हुई है, तो केंद्र से और वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु यानी यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या मिलकर कितना त्रिज्या हो जाता है? 2r हो जाता है। और व्यास को d से भी व्यक्त करते हैं। d का मतलब क्या होता है? डायमीटर। तो आप व्यास को d से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो d बराबर 2r हो जाता है। अब आता है कि त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया। उसके बाद कभी कभी आप देखे होंगे त्रिज्या को अर्ध व्यास भी कहता है। तो अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब आधा होता है। तो त्रिज्या को अर्ध व्यास भी कहा जाता है। त्रिज्या को अर्ध व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि आप चूंकि देख लेंगे कि यहाँ पे दिया है d बराबर 2r, तो या करके आप लिख सकते हैं 2r बराबर d। तो r बराबर क्या होगा? d/2। और आप जानते हैं कि r क्या है? यहाँ पे r है त्रिज्या। त्रिज्या बराबर होगा व्यास बटा के 2। व्यास बटा के क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2r बराबर d है, तो जब r का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ मल्टीपल है तो इधर जाके क्या करता है? डिवाइड करता है। तो r बराबर होता है d/2। और अब जानते हैं कि d क्या है? वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास का आधा होती है त्रिज्या। तो आप कह सकते हैं किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए इसकी सीमा की लंबाई कितनी है, जिसे आप परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि की लंबाई कैसे निकाली जाती है? तो वृत्त की परिधि की लंबाई यदि निकालना हो, जैसे मैं एक टायर दे दूं, ट्यूब टायर, जो साइकिल का टायर होता है, आपसे पूछ लिया जाए बताओ ये कितना लंबा गोल है, मतलब इसकी सीमाओं की लंबाई कितनी है। तो यदि आपको केवल त्रिज्या पता चल जाए कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है या उस वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी होगी। उसके लिए आपको सूत्र लिखना पड़ेगा कि वृत्त की परिधि का मतलब होता है सीमा। जैसे आप परिमाप का नाम सुनेंगे, त्रिभुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप। मान लीजिए व्हाइट बोर्ड ही है, व्हाइट बोर्ड के चारों सीमाओं की अगर लंबाई नापना हो तो कहता है कि चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। वैसे ही वृत्त का परिमाप न कह करके यहाँ पे वृत्त का परिधि का यूज किया जाता है। परिमाप शब्द की जगह पे ही परिधि यूज किया जाता है, क्योंकि वृत्त भुजाओं से मिलकर नहीं बना होता है। ये वक्र रेखा द्वारा मिलकर बना हुआ है, वृत्तीय रेखा है।
तो इसलिए इसके सीमा को यानी इसके लंबाई को नापने के लिए परिधि का यूज किया जाता है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यानी किसी भी वृत्ताकार वस्तु का अगर मापना है कि इसको, मान लीजिए आपके पास खेत ही है, आपका वृत्ताकार खेत है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए इसकी सीमा कितनी होगी, इसकी सीमा की लंबाई कितनी होगी, कितना तार लगेगा, तो आप अगर यहाँ से आप जानकारी रखते हैं, अगर आपको जानकारी है तो आप आराम से क्या करेंगे, बीच वाले भाग से किनारे वाले भाग का दूरी निकालेंगे, मतलब केंद्र से इसके परिधि पर, इसके सीमा पर दूरी निकालेंगे जो कि त्रिज्या होगी, और आर आपको पता चल जाएगा। तो आप बता सकते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर सूत्र का प्रयोग करके कि पूरे खेत को घेरने में एक फेरा में कितना तार लगेगा। यानी किसी भी पहिया, किसी भी वृत्ताकार वस्तु खेत का अगर आपको पूरा एक चक्कर का यानी पूरे गोलाई का लंबाई चाहिए तो केवल आपको त्रिज्या चाहिए, और वृत्त और उस पूरे त्रिज्या का यूज करेंगे 2 पाई आर पे, तो उस पूरे वृत्तीय भाग का क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। उसके बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है वह वृत्त के बीच में, मतलब उस वृत्तीय भाग में कितना क्षेत्रफल, कितना क्षेत्र, कितना मैदान घिरा हुआ है, तो उसे क्षेत्रफल का कहा जाता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे ये बोर्ड कितना क्षेत्र में है, तो इसका क्षेत्रफल मतलब ये इसका जो जमीन दिखाई दे रहा है कितना है। तो उसी तरह जो कोई वृत्त अगर बना हुआ है तो वह वृत्त कितना जमीन को घेरा हुआ है, कितना क्षेत्र को घेरा हुआ है, कुल मिलाकर जितना घेरा हुआ था, जैसे खेत का क्षेत्रफल आप देखेंगे मंडा में, बीघा में नापा जाता है, वैसे ही वृत्त का ये जो क्षेत्रफल होता है, कहने का मतलब है कि वृत्त की जो सीमाएं हैं ये कितने भाग को घेरी हुई है, उसे क्षेत्रफल कहा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह, उसका सूत्र बड़ी आसान होता है, केवल आपको क्या चाहिए, त्रिज्या। आप पूरे वृत्त में देख रहे हैं, आपको केवल वृत्त का कुछ भी निकालना है तो केवल आपको त्रिज्या चाहिए। अगर आप त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं तो आप आराम से वृत्त की परिधि 2 पाई आर से, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कभी कभी इसमें आ जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध का मतलब मैंने अभी बताया कि जैसे व्यास त्रिज्या का 2 गुना, तो अर्ध व्यास का मतलब वृत्त का आधा, व्यास का आधा, सॉरी व्यास का आधा, तो व्यास का आधा क्या हो गया, 2r/2, तो r यानी अर्ध व्यास का मतलब व्यास का आधा, और आप जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। उसी प्रकार यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध का मतलब आधा वृत्त, अर्ध का मतलब आधा वृत्त हो जाएगा, तो आधा वृत्त होगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 2, 2 से भाग कर देंगे तो आधा निकल जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे पाई आर स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कभी कभी ये भी देता है कि वृत्त का अर्ध परिधि, अरे भैया पूरा परिधि 2 पाई आर, तो अर्ध परिधि क्या होगा, तो अर्ध परिधि के लिए भी आधा करना है तो सीधा मतलब है 2 का भाग कर दीजिए, किसी भी वस्तु का आधा करना है तो 2 का भाग कीजिए, 2 भाग कर दीजिए, वो अपने आप आधा हो जाएगा, तो अर्ध परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बटा के 2, तो 2 से 2 कट के हो जाएगा पाई आर। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये रहा वृत्त के बारे में, तो ये वृत्त का छोटा सा सूत्र, आपको त्रिज्या, व्यास और वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त और अर्ध परिधि आपने देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्त के बाद हम लोग एक जानकारी और देखेंगे, यहाँ पे क्या है, आप लोग से कभी कभी पूछता है कि कोई पहिया है, 7वां नंबर, कभी कभी ये देता है कि कोई पहिया है और उसको क्या किया जाता है, लुढ़काया जाता है, मतलब ढंगराया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में ढंगराया जाता है। तो जब ढंगराया जाता है तो वह एक चक्कर गति करता है तो कितना दूरी चला जाता होगा, पूछ देगा कि बताइए ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मेरे पास एक पहिया, मैं उसको एक चक्कर घुमा रहा हूँ, एक चक्कर घुमाऊंगा तो बताइए वह कितना दूरी जाकर रुकेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी वृत्ताकार अगर पहिया है, वृत्ताकार पहिए द्वारा, वृत्ताकार पहिए द्वारा, वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी यदि निकालना है तो आपको क्या करना है, देखिए चली गई दूरी जो होती है वह वृत्ताकार पहिए की परिधि के बराबर होती है, वृत्ताकार पहिए की परिधि के बराबर होता है, वृत्ताकार पहिए की परिधि, वृत्ताकार पहिए की परिधि। अभी मैंने बताया कि परिधि का मतलब होता है वह उस वृत्तीय भाग की लंबाई, परिधि का मतलब क्या होता है, वृत्तीय भाग की लंबाई। जैसे आप समझिए, जैसे मेरे पास एक कोई ये पहिया है,
ये, और इसकी त्रिज्या मैंने r ले लिया है। अब आप कह रहा है कि आगे इसको क्या करना है, एक चक्कर घुमाना है, तो कितना दूर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, कोई एक पहिया लेना है, पहिया लेकर आप उसके वाल्व से, जहां वाल लगा होता है वहां से एक फीता लेकर या एक रस्सी लेकर ऐसे एक नाप लेना है, एक नाप ले लेना है और उसको फैला कर देख लेना है कितना लंबा है। मान लीजिए कि वह 15 मीटर 20 मीटर लंबा है, जो भी है आपको उसको रखना है। उसको रखने के बाद क्या करना है कि आपको इसको एक बार क्या करना, गति कराना, और गति आप जब कराएंगे ना तो एक चक्कर जब गति करेगा, मतलब इसी कंडीशन में, जब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे इसका वाल्व है, जब इसको घुमाएंगे तो घूमते घूमते जब ये पूरा चक्कर करेगा, यानी इसी कंडीशन में जब दोबारा वो आएगा तो एक चक्कर उसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर वाल है तो घूमते घूमते उसी कंडीशन में आएगा तो एक चक्कर होगा। तो वो उतना ही दूरी तय करेगा जितना आप नाप के रखे थे। मान लीजिए आपने 10 मीटर नापा था ना, इसका दूरी है पूरा परिधि है, इसी को तो परिधि कहते हैं, इसकी सीमा की लंबाई को। अगर 10 मीटर नापे होंगे तो वो 10 मीटर तक ही जाता है। इसका मतलब कि कहा जाता है कि एक चक्कर में कोई पहिया उतना ही गति तय करता है जितना कि वह उसके गोले की लंबाई है, जिसको आप परिधि कहते हैं। तो कोई भी पहिया हो या कोई भी वृत्ताकार वस्तु हो तो वह एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर ही गति करता है। अब आता है अगला पॉइंट कि अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो आप मान लीजिए कि ये वृत्त का कोई केंद्र है, वृत्त का क्या है, केंद्र, और वृत्त का केंद्र से मैंने दो त्रिज्याएं खींच दिया, इस प्रकार दो त्रिज्याएं खींच दिया, इस वृत्त के परिधि पर दो त्रिज्याएं मिला दिया। और ध्यान से देखिए कि यहाँ पे त्रिज्याओं के माध्यम से एक वृत्त का खंड घिर गया है, वृत्त का एक खंड घिरा हुआ है, यानी त्रिज्याओं द्वारा वृत्त का वह खंड जो त्रिज्याओं द्वारा घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। वृत्त का वह भाग जो त्रिज्याओं द्वारा घिरा हो वह क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। यानी वृत्त का वह भाग जो त्रिज्याओं द्वारा घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दे देगा कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं इतनी इतनी है, उसके द्वारा घिरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ध्यान से देखिए, अगर ये त्रिज्यखंड होगा तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, दोनों आर आर होगा, क्योंकि यह वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित दोनों त्रिज्याएं होगी, क्योंकि वृत्त पर जो त्रिज्याएं होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो किसी न किसी कोण पे झुकी होंगी, दोनों त्रिज्याएं केंद्र पर किसी न किसी कोण पे झुकी होंगी। मान लीजिए कि वह कोण कितना है, थीटा है। अगर यह कोण थीटा है तो आपसे कह देगा कि बताइए इन त्रिज्याओं द्वारा घिरी हुई क्षेत्र का, यानी ये वृत्ताकार कोई भाग है और ये त्रिज्याएं खींची हुई है, तो इन त्रिज्याओं के बीच में जो वृत्त का खंड घिरा हुआ है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वृत्त का त्रिज्यखंड निकालने के लिए आपको एक सूत्र का यूज करना पड़ता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360 अंश। पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का पूरे क्षेत्रफल का चौथा भाग है, 360 से तुलना कर देता है, यानी ये थीटा कोण पे झुका हुआ है, 360 से थीटा में भाग देता, अनुपात बता देता है। यानी पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे वृत्त का कौन सा अनुपात है, थीटा का मतलब किस कोण के अनुपात में ये क्या है, झुका हुआ है। तो पूरे आप जानते हैं किसी भी बिंदु के चारों तरफ पूरा कोण अगर एक चक्कर लगा दिया जाए, किसी बिंदु के ऊपर तो एक चक्कर पूरा लगा दिया जाए तो वह कितना घूम जाता है व्यक्ति, 360 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, यानी पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, थीटा का मतलब कितना कोण पे त्रिज्याएं कितने कोण पे झुकी हुई है, और बटा में 360 अंश। वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बना हुआ है, 360 अंश का। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें दो प्रकार से बात पूछता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड कुछ होता नहीं है, लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। आप ध्यान से देखिए इसी को, ये आपके पास कोई वृत्त है, इस वृत्त में देखेंगे तो वृत्त इस त्रिज्या द्वारा वृत्त का छोटा भाग घिरा हुआ है, यानी कम भाग घिरा हुआ है, तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। अब बड़ा भाग घिरा हुआ है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी कहने का मतलब यह है कि वृत्त का वह भाग जो त्रिज्याओं द्वारा घिरी हो वह त्रिज्यखंड कहलाता है। और जो देखिए वृत्त का वह भाग जो कम घिरा हो, यानी त्रिज्याओं द्वारा कम वाला भाग जो घिरा हो वह लघु त्रिज्यखंड, और जो ज्यादा वाला घिरा हो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाता है।
तो आप यहीं पे कह सकते हैं ये लघु त्रिज्य खंड हो गया, ये लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, और ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्य खंड। अब आपसे कह देगा कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल आपको कोण पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे त्रिज्याएं सेम टू सेम होगी, क्योंकि इसी त्रिज्याओं द्वारा, इसी त्रिज्याओं के माध्यम से ये पूरा घिरा हुआ है। तो जितना ये त्रिज्या होगा इसका, उसके लिए भी वही त्रिज्या होगा। तो इस त्रिज्या के ऊपर वाला जो ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा क्षेत्र है, ये है दीर्घ त्रिज्य खंड। इसका क्षेत्रफल निकालने का आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों त्रिज्याओं पर कितना डिग्री कोण बन रहा है। अभी मैंने बताया कि ये पूरा कोण जो होता है 360 डिग्री होता है। अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 360 माइनस थीटा। तो आपको अगर पता हो जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए 90 अंश बन रहा है तो ऊपर कितना बनेगा, तो 270 अंश। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 270 अंश। यानी थीटा का मान आप 270 यूज करेंगे जब दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा। अगर दिया रहे कि यहाँ पे 100 अंश है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 260 अंश हो जाएगा। आराम से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो दीर्घ त्रिज्य खंड पूछे या लघु त्रिज्य खंड, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 का यूज करना है। बस कोण का ध्यान देना है कि जो त्रिज्याएं हैं वो लघु त्रिज्य खंड में कितने पे झुकी हुई है और दीर्घ वृत्त खंड में कितने पर बना रही है। उसके बाद त्रिज्य खंड के बाद आ जाता है वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या होता है, किसी भी वृत्त के जीवाओं द्वारा घिरे हुए भाग को, किसी भी वृत्त के जीवाओं द्वारा घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। जीवाओं द्वारा घिरे हुए भाग को। तो जैसे आपके पास ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और वृत्त पे एक जीवा मैंने खींच दिया। जीवा क्या होता है कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। और व्यास जो होती है, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बन गया वृत्त खंड। मैंने कहा कि जीवाओं द्वारा घिरी वृत्त के खंड को, या वृत्त का वह खंड जो जीवा द्वारा घिरी वो क्या कहलाता है, वृत्त खंड। इसमें भी आप देखेंगे जैसे त्रिज्य खंड में देखा था कि त्रिज्याओं द्वारा घिरी हुई खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं, जीवाओं द्वारा घिरी खंड को वृत्त खंड कहते हैं। तो आप यहाँ भी देखेंगे दो भाग बन गया। जैसे यहाँ दो भाग बना था तो जो कम वाला भाग होता है उसे लघु त्रिज्य खंड कहा गया, जो बड़ा वाला था उसको दीर्घ त्रिज्य खंड। तो यहाँ भी तो कहेंगे कि जो कम वाला घिरा है उसे क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। उसके बाद जो ऊपर वाला भाग है इसे कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। बस अंतर इतना ही है, बड़ा वाला है तो दीर्घ वृत्त खंड, कम वाला है तो लघु वृत्त खंड। जीवाओं द्वारा घिरा है तो वृत्त खंड। जीवाओं द्वारा घिरी भाग को क्या कहते हैं, किसी वृत्त का वह खंड जो जीवाओं द्वारा घिरा वो क्या कहलाएगा, वृत्त खंड। अगर कम वाला क्षेत्र है तो लघु वृत्त खंड, ज्यादा वाला है तो दीर्घ वृत्त खंड। उसी तरह मैंने कहा कि जैसे त्रिज्याओं द्वारा घिरी वृत्त का वह भाग या वृत्त का वह खंड जो त्रिज्याओं द्वारा घिरी वो लघु त्रिज्य खंड कहलाएगा। कम वाला भाग है तो लघु त्रिज्य खंड, और बड़ा वाला भाग है तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। अब जैसे आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना जान चुके हैं, उसी तरह आपसे वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल पूछ सकता है कि बताइए यहां से यहां तक ये जीवा जो घेरा है, ये जो नीचे वाला है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमको बताइए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका भी सूत्र होता है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिज्य खंड का मान ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिज्य खंड ये पूरा क्षेत्र होता है, आपने देखा ये पूरा वाला क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है। अब ये पूरा वाला भाग त्रिज्य खंड कहलाएगा, ये पूरा वाला भाग त्रिज्य खंड कहलाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे खींचा गया है, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई केंद्र है, यहाँ पे अगर त्रिज्याओं को मैं मिला दूं तो ये पूरा त्रिज्य खंड कहलाएगा। हमको तो मान केवल इसका चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को आपसे कह देगा कि कोई वृत्त है और उस वृत्त पर एक जीवा है जो केंद्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी मान दे सकता है। तो मैंने मान लिया कि चलो ये जो जीवा है इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा का। और अगर ये केंद्र है, ये भाग क्या है, ये केंद्र ओ है, केंद्र ओ है, तो आप जानते हैं कि केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये आर होगी, तो ये भी क्या होगी, आर होगी। अब आपको केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए। और आप देख लीजिए ध्यान से कि आप जानते हैं कि त्रिज्याओं द्वारा, अगर त्रिज्याओं द्वारा जो घिरा हुआ खंड होता है वो त्रिज्य खंड कहलाता है। और हमको तो निकालना है केवल इसका, इस वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इस वाले भाग का, ये जो मैंने छांकित किया है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई क्षेत्र है, इस प्रकार से मान लीजिए आपके पास कोई चीज है या आप खाना ही लिए हैं, तो यदि आपको कह दिया जाए कि बस हेतना का क्षेत्र बताइए, हेतना कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, पूरा निकाल करके, मतलब पूरा मान निकाल करके कि पूरा है कितना। मान लो पूरा 100 रुपया है
और ऊपर वाला अगर मुझे पता चल गया 50 रुपया है तो 100 में से 50 घटाऊंगा तो 50 गुना बचेगा। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये पूरा कितना है, मान लीजिए ये पूरा 500 रुपया है और ऊपर वाला यदि ज्ञात कर लें कि कितना रुपया है तो 300 रुपया है, तो आपसे पूछेगा कि नीचे वाला कितना होगा, तो 500 में से 300 निकाल के फेंक दीजिए तो कितना बचेगा, 200। उसी प्रकार आप यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भैया ये दीर्घ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो आराम से निकल जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इस पूरे त्रिज्य खंड में से, इस पूरे त्रिज्य खंड में से आप लोग क्या घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या मैंने लिखा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 अंश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई नियम, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार होता है और यह आधार गुणे ऊंचाई भी कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट a 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहाँ पे a जो है वो बराबर वाली भुजा है और b जो है भिन्न वाली भुजा है, मतलब अलग भुजा है जो बराबर नहीं है। समद्विबाहु में समबाहु का कर्ण में 3/4 भुजा का स्क्वायर हो जाता है, तो जिसका भुजाएं नहीं, तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसका भी क्षेत्रफल निकलता है। अर्ध परिमाप यस निकाल करके कर्ण में यस माइनस बी यस माइनस सी। किंतु यहाँ पे देखिए दो भुजाओं के बीच, यह एक त्रिभुज है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे समझे तो यहाँ पे देखिए ओ ए बी एक त्रिभुज है, ओ ए बी अगर एक त्रिभुज है तो इन देखिए दोनों भुजाओं के बीच में कोण बना है, तो कहा जाता है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच का अगर कोण पता हो और दोनों भुजा पता हो तो उसका सूत्र होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल, दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखिए 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल, दोनों भुजाएं क्या है आर आर ना है, तो दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाता है, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ दे, मतलब दीर्घ का ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये पूरा वाला भाग होगा, ये पूरा वाला भाग, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा भाग दीर्घ वृत्तखंड होगा। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप ध्यान से थोड़ा उसको देखिए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पूरा गोल है ना, इस पूरे गोल में से मतलब ये पूरा गोला वाला भाग में से अगर हेतनी भगवा हम निकाल दे, ये नीचे वाला ए बी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर काट के निकाल दे तो दीर्घ वृत्तखंड बचेगा। इसका मतलब कि हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से हाई के का मतलब जो थोड़ा सा है इसको काट के निकाल देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो लघु वृत्तखंड का आपने क्षेत्रफल आंसर मान निकाला है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पूरा ऊपर वाला क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे जो निकाले होंगे लघु वृत्तखंड, ये वाला सूत्र, यहाँ पे ये वाला सूत्र भी रख सकते हैं, नहीं तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ क्योंकि आप ऊपर लघु वृत्तखंड निकाले ही होंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ हो जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब उसके बाद आगे देखेंगे कि यह भी देता है कि लघु वृत्तखंड हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, वृत्तखंड त्रिज्यखंड हो गया, कभी कभी यह भी देता है कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए या वृत्तखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए एकदम इजी सूत्र का यूज होता है, एकदम इजी है, देखिए कैसे, अभी दिखाता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त पर यहां से यहां तक ये चाप है, कोई चाप है, आपसे पूछ दे इस चाप की लंबाई, कहेगा कि वृत्त पर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या या 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर एक चाप लगा गया, या किसी वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो मान लीजिए ये आर है, ये आर है और इन दोनों भुजाओं के बीच थीटा कोण बन रहा है, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच थीटा कोण बन रहा है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, इस यल का मान ज्ञात कीजिए, इस यल का मान ज्ञात कीजिए, जिस यल को क्या कहते हैं, चाप की लंबाई। जब आप किसी केंद्र पर रख के आप प्रकार से खींचते हैं कोई लंबाई तो उसको चाप कहा जाता है, ये चाप कहा जाता है। तो इस चाप की लंबाई पूछ रहा है, अगर केंद्र ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है,
तो आपसे ए बी का यानी ए एल बी या कह सकते हैं ए बी की लंबाई निकालिए, यहाँ से ये वाला दूरिया कितना दूरी होगा, इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। तो किसी त्रिज्यखंड की चाप की अगर लंबाई निकालना है तो इसका भी सूत्र होता है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई सीमा की लंबाई है, सीमा की लंबाई है जो वक्राकार है। तो इसकी लंबाई यदि निकालना है तो इसके लिए भी सूत्र है। क्या सूत्र है? वो सूत्र होता है कि पूरे परिधि का कितना अनुपात में कोण घेरा हुआ है। तो आप सबसे पहले होता है 2 पाई आर थीटा बटा के 360, जैसे वहां हुआ था कि क्षेत्रफल से था तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 था, और यहाँ पे परिधि से है ना, क्योंकि ये सीमा की लंबाई, तो मैंने बताया था कि किसी भी सीमा की लंबाई, वृत्त की सीमा की लंबाई को परिधि से यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो सीमा की लंबाई थीटा के बीच में ही ना घिरा हुआ है, ये थीटा के ही बीच में है, मतलब जितना कोण पे झुका हुआ उतना ही भाग की लंबाई निकालना होगा, इसलिए थीटा का मान ऊपर लिखा जाता है 360। ये थीटा 360 अनुपात को दर्शाता है कि 360 का चौथा भाग है, और 2 पाई आर जो होता है परिधि का भाग। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 180। इस प्रकार त्रिज्यखंड का लंबाई जो होती है यल बराबर वो क्या बन के आती है, पाई आर थीटा बटा में 180 अंश। इसका सूत्र ये होता है पाई आर थीटा बटा में 180 अंश, पाई आर थीटा बटा में 180 अंश। अब हम लोग इस वाले सूत्र से और त्रिज्यखंड वाले सूत्र से एक मर्ज करके एक नया सूत्र बनाते हैं। वो नया सूत्र क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला हम लोग देखते हैं, इन दोनों त्रिज्यखंड वाला सूत्र से और चाप की लंबाई वाला सूत्र से एक नया सूत्र बन जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या इतनी है और उसकी चाप की लंबाई इतनी है, तो बताइए कि कितना क्षेत्र घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए भी सूत्र होता है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया था, क्या दिया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को यदि ए मान लिया जाए, एरिया बराबर, तो क्या लिखे थे हम लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360। और ध्यान दीजिएगा मैंने यल बराबर अभी लिखा है कि पाई आर थीटा बटा में 180, इस सूत्र को अभी मैंने बताया है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ए बराबर आप लिखे हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, तो क्या आप यहाँ लिख सकते हैं पाई आर थीटा बटा में 180, 180 गुणे का निशान देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर था तो आर इधर लिख देते हैं गुणा करके, 180 में 2 का गुणा करेंगे 360 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा 360 हो गया। अब आप देखिए ए बराबर है, यहाँ पे पाई आर थीटा बटा में 180 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चाप की लंबाई यल, क्योंकि यल का मान ही होता है पाई आर थीटा बटा में 180 अंश। उसके बाद नीचे यल हो गया, उसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे r/2 हो जाएगा। या करके इसी को, या करके आप ये भी तो लिख सकते हैं ए बराबर 1/2 को पहले यहाँ पे यल कर देंगे, आर कर देंगे। तो इस प्रकार एक सूत्र और बन के आ जाता है कि त्रिज्यखंड का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो आपको केवल चाप की लंबाई और त्रिज्या भी पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं ए बराबर 1/2 इंटू यल आर। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो ये पूरे वृत्त का, अब पूरे वृत्त में आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछता है, अब इससे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकता है, क्योंकि 10 का लेवल कितना है, 10 का लेवल 10 स्टैंडर्ड का लेवल है। तो ये मतलब उच्चतम पूछने का तरीका है, उच्च से उच्च क्वेश्चन इस प्रकार बना के आपको दे सकता है, इससे बाहर नहीं देता है। इससे बाहर थोड़ा सा और दे देता है, सुई दे देता है, सुई बना करके कि किसी घड़ी का मिनट वाली सुई इतनी लंबी है, किसी घड़ी वाली सुई का लंबाई इतना है, और ये इतना, मतलब लंबाई जो होती है घड़ी की सुई की जो लंबाई होती है उसी को आर मान लिया जाता है। कभी कभी देता है कि घड़ी की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर लंबी है, कोई घड़ी की मिनट की वाली सुई है जो कि 3:10 से 3:20 तक विस्थापित होती है, बताइए वह कितने त्रिज्यखंड, उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो आराम से आपको पता होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई होती है वह अगर 1 मिनट अगर चलती है तो 1 मिनट में वह 6 डिग्री कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। कैसे बनाती है, क्योंकि देखिए पूरा जो वृत्ताकार भाग होता है वह पूरा 360 डिग्री से घिरा होता है, और आप जानते हैं कि यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 होता है, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। आप देख लीजिए इस पूरे घड़ी में 12 खाने हैं। अगर पूरे 12 खाने हैं तो एक खाना के बीच 5 मिनट का अंतर होता है, एक खाना के बीच 5 मिनट का। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कि जब 12 खाने होंगे, 12 खाने, तो 12 खाना में हमको 360 डिग्री पूरा करना, यानी एक खाना में 30 डिग्री हो जाएगा। तब ना 12 × 36 360 डिग्री होगा, पूरा 360 डिग्री होगा ना चाहिए ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अभी मैंने बताया 12 × 36, तो यानी एक खाना के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, एक खाना के बीच
30 डिग्री का, तब ना 12×3 = 360 डिग्री हो जाएगा। अगर 30 डिग्री बनता है एक खाना के बीच, तो आप जानते हैं घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो एक खाना में 5 मिनट गति दूरी तय करती है, तब ना 5-5 मिनट मिलके 12 खाना में 12 5 60 मिनट तय करती है, यानी एक चक्कर में पूरा 60 मिनट का दूरी तय करती है, 60 मिनट। और एक खाना जो 30 मिनट के बराबर होता है, 30 अंश के बराबर होता है, तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे 5 मिनट, एक खाना में 5 मिनट होता है, 5 मिनट और 5 मिनट बराबर होता है 30 अंश, यानी मिनट वाली जो सुई होती है अगर 12 से 1 तक विस्थापित होती है तो 30 डिग्री घूमती है 12 से 1 के बीच। 30 डिग्री घूम जाती है कितना मिनट में? 5 मिनट में। तो पूछेगा बताइए घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? तो 5 जाके इधर भाग देगा, तो 5 6 30 हो जाएगा। यानी घड़ी, किसी भी घड़ी में मिनट वाली जो सुई होती है वह 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो जितना मिनट घूमेगा, जितना मिनट, मान लीजिए 3:10 से 3:20 तक गई, तो 10 मिनट का अंतर है, तो 6 दांव पे 60 डिग्री कोण बनाएगा। तो थीटा का मान मिल जाएगा 60, वहां पे थीटा का मान आप यूज कर लेंगे 60, और घड़िया की सुइया की लंबाई यदि मान लीजिए घड़ी की सुई की लंबाई को आर मानेंगे, अगर वो दिया है 7, तो थीटा का मान 60 और आर का मान 7 करके उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का यूज कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर 360। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल क्या चाहिए? आर और थीटा। केवल आपको चाहिए त्रिज्या और त्रिज्याओं के बीच बनने वाला कोण चाहिए। तो इस प्रकार आप वृत्त से संबंधित सारे सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए तपस्वी शिक्षा ऑफिशियल को और करे अपने स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।